दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। मैं धर्मराज प्रसाद। अभी हमारे देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई अभी मॉरिशस गए और मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस में उन्होंने व्याख्यान दिया और व्याख्यान में उन्होंने बताया कि देश का जो कानून है ना, वो कानून व्यवस्था के आधार पर देश का संविधान चलता है, देश चलता है, बुलडोजर से नहीं चलता। अब ये बात उन्होंने बोला नहीं, लेकिन उनका कहने का मतलब ये था ना कि बुलडोजर जो है ना, वो देश के और न्यायपालिका के हिसाब से नहीं चलता, कानून व्यवस्था का उल्टा चलता है। तो अगर आज की वीडियो में अगर प्रमुख भाग बोला जाए ना, तो प्रमुख भाग में ये भी है ना कि बुलडोजर जो है ना, वो न्यायपालिका के विरोध में नहीं चलता, वो पूरी कानूनी नियम के आधार पर चलता है। बुलडोजर से वही घर तोड़ा जाता है जो गैर कानूनी तरीके से खड़ा किया गया हो या अवैध अतिक्रमण हो, जिसका कागजात वगैरह फिट हो, वो घर कभी नहीं तोड़ा जाता। और कभी भी अगर किसी का घर अगर कोई रोक ले या कोई रोड रूट पर रोक ले और अगर बुलडोजर से तोड़फोड़ ना होना, तो पूरा का पूरा रोड ब्लॉक हो जाएगा। और न्यायालय के जज भी इवन जब यात्रा करते होंगे तो उन्हें ये बात दिखता होगा, लेकिन उनका एक कहना आता है जब हमारे सामने समस्या आएगा तब तो हम बात करेंगे। अब ये तो पहली बात हो गई। अब दूसरी बात, उन्होंने ये बात भी कहा कि न्यायालय में, न्यायपालिका में नैतिकता का होना जरूरी है। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि जो मनमानी है ना, वो न्याय और समानता के लिए अभिशाप है। उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही, लेकिन अच्छी अच्छी बातें ना अच्छी तब लगती है ना जब वो अपने लिए कहा जाए या उसके अपने ऊपर अप्लाई किया जाए। ये बात बोलना बहुत आसान है, बहुत अच्छा लगता है ना कि किसी के पास कोई चीज की कमी है तो आप उसे दे दो, लेकिन आप अपनी बारी में ना सब चीज समेट लो, आप दूसरे को देने के लिए कहो, अपने लिए मत कहो, तो ये बात ना थोड़ा सा ना जमता नहीं है। तो भारत के जो न्यायाधीश महोदय हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, वहां बोल तो रहे थे नैतिकता के बारे में और अलग अलग संस्थाओं को और खास करके सरकार की ओर उनका इशारा था और खास करके बीजेपी शासित राज्यों की ओर उनका इशारा था, क्योंकि उन्होंने संदेश खाली का बात नहीं किया जो हमारे देश के लिए बहुत बड़ा शर्मनाक मैटर है। महिलाओं के इज्जत के साथ कैसे खेल किया गया, उसके मैटर पर नहीं बोला। और देश में बहुत सारी चीजें हुई है गैर भाजपा शासित राज्यों में, उसके बारे में उन्होंने नहीं बोला। खैर, उस पर बाद में आऊंगा। उन्होंने ये बात बोला कि ये जो नैतिकता होना चाहिए, तो सबसे बड़ी बात नैतिकता, दूर नहीं जाया जाए। सर्वोच्च न्यायालय में एक एक हियरिंग की फीस ना लाखों रुपए है, ये 10 लाख 15 लाख तक है। और एक एक हियरिंग की मैं पूरा कंप्लीट फीस नहीं बता रहा हूं। और आप लोगों को पता है न्यायालय में जब केस चालू होता है तो साल दर साल चलती रहती है, तारीख पर तारीख मिलते रहता है। क्या एक आम आदमी एक एक हियरिंग की 10-10 लाख 15-15 लाख देगा? आपकी नैतिकता वहां पर कहां जाती हो? और ये नैतिकता के पाठ आप अपने न्यायालय में क्यों नहीं सबसे पहले सुनाते? और उन वकीलों को, कपिल सिब्बल जैसे, अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वकीलों को ये नैतिकता का पाठ क्यों नहीं सुनाते कि आप लोग क्या करते हैं कि इतना ज्यादा फीस क्यों रखते हैं? रखो ना यार, 10,000 500,000 ताकि आम आदमी आ सके। और यही नहीं, कपिल सिब्बल ना अभी राज्यसभा सांसद है, उनको लाखों रुपए महीना पेमेंट मिलता है। कोई आम सरकारी कर्मचारी को कोई प्राइवेट काम कर लेना तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी, उसके ऊपर 100 कॉज का नोटिस आएगा। लेकिन कपिल सिब्बल को देखो, राज्यसभा का सदस्य भी हैं और यहाँ पर पार्ट टाइम वकीली भी कर रहे हैं, कोई एक तो छोड़ो, लेकिन वहां उनकी नैतिकता नहीं दिखी। अभी अगर आप देखेंगे तो देश के लोअर कोर्ट में इतनी ज्यादा करप्शन है ना कि आदमी का हाल बेहाल है, लेकिन इस करप्शन पर वो नहीं बोलेंगे, ना उनका नजर जाता है। जाहिर सी बात है, दिया तले अंधेरा तो होता ही, और दिया का नजर भी अपने अंधेरे की ओर नहीं जाता। अब अगर देखा जाए तो देश का कानून के ऊपर लोगों का विश्वास कुछ ऐसा ना भैया कि मान लो मेरा कोई प्रॉपर्टी है, जैसे हम जैसे आदमी का प्रॉपर्टी क्या होगा, जमीन में 10 लाख 15 लाख 20 लाख का होगा, बहुत हुआ तो। अब अगर मान लो कोई दबंग आदमी मेरा प्रॉपर्टी को हड़प ले, तो मैं आज कोर्ट जाने की हिम्मत नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे पता है कोर्ट जाऊंगा तो सबसे पहले लोअर कोर्ट में तारीख पे तारीख कम से कम 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल लग जाएगा। अब उसके बाद अगर मैं अगर हार गया तब तो मेरा प्रॉपर्टी गया, अब हाई कोर्ट जाने की हिम्मत नहीं। लेकिन अगर मान लो मैं जीत गया तो जो मेरे विपक्षी है ना, विपक्षी मेरा ना तुरंत हाई कोर्ट चल जाएगा और हाई कोर्ट से स्टे ले लेगा। अब हाई कोर्ट में 5 साल 10 साल केस चलेगा। अब हाई कोर्ट के बाद भी अगर मैं जीत गया, अगर मैं हार गया तब तो कोई बात ही नहीं, मेरा खेल खत्म।
लेकिन अगर मैं जीत गया ना तो फिर मेरा विपक्षी पार्टी फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा और सुप्रीम कोर्ट में एक एक हियरिंग का 10-10 15 लाख रुपए देना रहेगा। और ये बात मेरा जमीन हड़पने वाला जानता है अच्छे तरीके से कि 10 लाख 15 लाख रुपए के लिए सबसे पहले लोअर कोर्ट में मैं खाली हो जाऊंगा। कहा जाता है कि कोर्ट में एक गरीब आदमी अपना जमीन बेचकर और अमीर आदमी अपना जमीन बेचकर कोर्ट के फैसले लेकर आता है। तो अब मैं ये सब जानकारियों के साथ कम से कम कोर्ट नहीं जाना चाहूंगा। मैं क्या करूंगा भैया, कोर्ट जाऊंगा तो लोअर कोर्ट में 10 लाख खर्च हो जाएगा, 15 लाख खर्च हो जाएगा और हाई कोर्ट चल गया तो अब मैं वकील नहीं रखूंगा तो मेरा केस कमजोर होगा और मैं वकील को बोलूंगा भैया छोड़ दो, मैं केस वापस लेना चाहता हूं, तो मैं फंस जाऊंगा और फिर समय बर्बादी, काम दाम छूटेगा, अलग बात है। मैं क्या करूंगा पता है, मैं हाथ पर जोड़ूंगा कि भैया सर आप ना, मैं गरीब आदमी हूं, थोड़ा सा ना जमीन मेरा रख लीजिए और मेरे को दे दीजिए। तो वो भी मेरे पे एहसान जताते हुए बोलेगा चल तू गरीब आदमी है, इतना प्यार से बोल रहा है ना, एक काम कर आधा तू रख ले आधा मेरे को रहने, तू गरीब आदमी, मैं गरीबों को परेशान नहीं करता, मेरे को बहुत एहसान करेगा। और आपको हंसी आ रहा है, यही सच्चाई है और यही न्यायपालिका का काम है। जस्टिस BR गवई को मैं खुला चैलेंज करता हूं कि इस मामले में बोलकर देखे और नहीं तो देखे कि इस मामले में होता क्या, इसके बारे में कभी बोलेंगे नहीं है, वो नहीं बोलेंगे क्योंकि वो कोई न्यायपालिकीय कार्य नहीं करते या न्यायपालिका की बातें नहीं करते, वो केवल नेतागिरी करते हैं। और ये बात कहने में किस का मुंह को रोकेंगे कि आप ये जो नेतागिरी भी कर रहे हो ना, आपका लक्ष्य भी सीधा है, क्लियर है। आप बीजेपी शासन के विरोध में बोल रहे हो क्योंकि आपको कांग्रेस पार्टी से उच्च पद की इच्छा है। आप जैसे ही रिटायरमेंट हो गए, आपको लग्जरी जीवन जीने की आदत हो गई, आपको मान सम्मान मिलेगा नहीं, अब आप वहां जाओगे, प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव के लिए आपके लिए रास्ता खुला है। और आपको बता दे रहा हूं कि वो अब दुनिया नहीं है, अब जमाना थोड़ा बदल गया है। अब आप सांसद विधायक का चुनाव तो जीत नहीं सकते और वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए ना अभी लंबा समय है। अभी कांग्रेस के पास या कांग्रेस की जो समर्थित जो दल है साथ वाले, उसका इतना क्षमता अभी 10 साल तक नहीं आएगा ना कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कोई बना सके। खैर वो सब मैटर बात की बात है, पहले की वीडियो में बता भी चुका हूं और आगे इस मामले और बात करूंगा। अभी मैं इसकी बात कर रहा हूं। अब इसके बाद कोई आम आदमी तो जाएगा नहीं और देखा जाए कि आम आदमी अब क्या वहां पहुंचेगा। तो ये नैतिकता का पाठ आप कोर्ट को क्यों नहीं पढ़ाते, कोर्ट के वकीलों को क्यों नहीं पढ़ाते और अपने लोअर कोर्ट के जजों को और मैनेजमेंट को क्यों नहीं समझाते कि तब ज्यादा करप्शन कैसे फैला कर रखा है। लोग न्याय लेने आते हैं, क्या करते हैं, 73 साल के जो मामले पेंडिंग है उसके बारे में आपका मुंह क्यों नहीं खुलता। आप अपना सुधार करिए तब बोलिए ना दुनिया को देना चाहिए। तो वो तो वही बात हुआ कि सबको देना चाहिए, मदद करना चाहिए, लेकिन अपना बिल्कुल एक तिनका मत दो, अपना काम तक मत करो, लेकिन दूसरे को राय दो। कोर्ट की बात है कि आधी रात को आतंकवादियों के लिए कोर्ट खुली है, लेकिन क्या मजाल है कि कोई आम आदमी कोर्ट खुलवा दे आधी रात को। आधी रात को छोड़िए, 5 बजे कोर्ट बंद होता है, 5 बजे के बाद अगर कोई व्यक्ति 5:01 पर भी कोर्ट खुलवा दे, अरे छोड़िए भैया, कोर्ट बंद होने का टाइम 5 बजे, कोई 4:45 को आकर बोले कि भैया सर फैसला, जज बोलेंगे कल आना, सर अभी कोर्ट का टाइम है 4:45, तो तुरंत उसको डांटेंगे, नेता क्या कर रहे हो, कानून सिखाएगा मेरे को, कानून सिखाएगा। और तो और वो बेचारा हाथ पर जोड़ेगा और वो डर के मारे तो इतना बोलेगा नहीं, क्योंकि पता है कि जज को ही फैसला देना है, कल मामला गड़बड़ा जाएगा। तो ये सब आप राय विचार क्या अपने न्यायपालिका में कर सकते हैं? ये सब जो भाषण है, ये सब काम अपने न्यायपालिका में कर सकते हैं। और दूसरी बात, उनका कहना था कि जो मनमानी होती है ना, वो न्याय और समानता के लिए अभिशाप है। कोर्ट का काम एकदम बंधा है और कोर्ट का संविधान, चाहे न्यायालय हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे विधायिका हो, सबको समान अधिकार दिया है। तो आप अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर राष्ट्रपति, जो आपसे ऊपर पद के रैंक के व्यक्ति, आप उनको आदेश नहीं दे सकते, और कानून से ऊपर होते राष्ट्रपति, आप उनको राय देते, मतलब आदेश देते हो कि 3 महीने के अंदर आप जस्टिस दोगे। और आप जो अभी बिहार के मैटर में चल रहा है, अभी जो निर्वाचन आयोग के जो अध्यक्ष हैं, जो निर्वाचन आयोग के जो प्रमुख मतलब जो हैं ज्ञानेंद्र कुमार हैं, ज्ञानेंद्र या ज्ञानेश शायद यही नाम है उनका, उनको आप बार बार निर्वाचन आयोग को आप अल्टीमेशन देते हो कि सबसे पहली बात उनके खिलाफ कोई याचिका आती है, और ऐसी याचिका नहीं जो कोई गैर कानूनी काम कर रहे हैं, वो अपना काम करें, जो उनका संवैधानिक अधिकार है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 के अनुसार कोई भी भारत का ऐसा नागरिक ही वोट कर सकता, बाहरी व्यक्ति वोट नहीं कर सकता। तो वो अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए निर्वाचन आयोग बाहरी लोगों का नाम काट रहा है। आप ऐसे फैसले कैसे लेते हैं?
आप ऐसे चीजों को ले कैसे लेते हैं याचिका में? आपको तो वहीं पर उनका मतलब बात को ही निरस्त कर देना चाहिए कि आपकी बात सुनने योग्य नहीं है। और उसके बाद में निर्वाचन आयोग जब पूरा पुख्ता सबूत देता है, फिर आप क्या कहते हैं? फिर कहते हैं देखना कुछ गलती हुआ तो फिर मैं बीच में आऊंगा। भैया आप ये बात मत भूले, न्यायालय ये बात ना भूले कि भारतीय संविधान निर्वाचन आयोग के जो अध्यक्ष हैं या मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, उनको वही अधिकार वही शक्ति देकर रखा है ना जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, बाकी न्यायाधीश बात छोड़ दीजिए, है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को जैसे संसद के मत के बिना नहीं हटा सकता ना 2/3, वैसे निर्वाचन आयोग को प्रमुख को भी नहीं हटा सकते। सब बराबर अधिकार है, लेकिन आप उसमें ना घुसड़ेंगे। और तो और निर्वाचन आयोग के जाकर देख लो, इतने सालों के 75 सालों के लगभग इतिहास में, 75 क्या 75 को 77 साल ले लीजिए, 77-78 सालों के इतिहास में निर्वाचन आयोग शायद ही कभी ऐसा हुआ हो ना कि उसका चुनाव में डिले हुआ हो, रिजल्ट में देरी हुआ है। लेकिन आप न्यायपालिका ये बात कह सकते हैं कि मेरे फैसले में डिले नहीं हुआ हो? अरे न्यायपालिका का तो पर दूसरा नाम ही है फैसले में देरी करने वाली संस्था। ऐसे फैसले में देरी करने वाली संस्था है जो 73 साल अपने फैसले लाने में लगाती है, वो निर्वाचन आयोग को आरोप लगाता है। अगर कोई निर्वाचन आयोग यही बात आपसे पूछ दे तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। तो ये सब चीजों को ना थोड़ा सा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई को ये सब मामले में भी ना बोलना चाहिए। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई को ना इस टाइप की बातों की ओर भी ध्यान देना चाहिए, थोड़ा इस नैतिकता की ओर भी अपनी ओर ध्यान देना चाहिए। अब इसमें कई ऐसे यूट्यूबर हैं ना जो बोलते हैं कि लोग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को नैतिकता सिखाते हैं, उनको कानून सिखाते हैं। अरे भैया, उनको कानून और नैतिकता को नहीं सिखा रहा है, बस अपने मन का जो सवाल है उनसे पूछ रहा है। जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जब निर्वाचन आयोग जो कि एक संवैधानिक संस्था अपना संवैधानिक काम कर रहा है, उसको लेकर जब कोई कोर्ट जाते हैं तो तुरंत सुन लेता है और सुनने योग्य मान लेता है। ऐसा काम जो निर्वाचन आयोग का अधिकार है, उनको बुला के निर्वाचन आयोग का समय बर्बाद करता है, जो कि पूरा उसके अधिकार के हिसाब से चल रहा है। लेकिन वही जब एएसआई, जब भगवान विष्णु का खंडित मूर्ति को जब निर्माण की बात लेकर कोई याचिका लेकर जाता है, तो उसको कहते हैं एएसआई का मैटर है, हम कुछ नहीं कर सकते। यहां तक तो ठीक है, इससे भी उनका मन नहीं भरता तो ज्ञान मारते हैं कि जाकर विष्णु से कहो कि अपना सर जोड़ ले। क्या विष्णु भक्तों का या सनातन धर्म के मानने वाले का ही अंजाम होगा? यही जवाब उनको मिलेगा। ये बी.आर. गवई देते हैं। एएमआर कौन सा आपका नैतिकता का पाठ है भाई, या कौन सा कानून के तहत बात करते हो? एएसआई को बता दो, एएसआई या निर्वाचन आयोग में अंतर क्या है? एएसआई कोई संवैधानिक संस्था नहीं है, गैर संवैधानिक संस्था है। सरकार को एएसआई को अनुमति देने के लिए कोई संविधान संशोधन कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन निर्वाचन आयोग को कुछ करने के लिए ना संविधान को बदलना पड़ेगा, कुछ आदेश देने के लिए। लेकिन आप उतना बड़ा संवैधानिक संस्था को आप आदेश दे देते हो, उसको बुला लेते हो अपने कोर्ट में, और एक एएसआई को लेकर बोलते हो कि हम कुछ नहीं कर सकते। ये सब जो चीजें है ना, ये सब चीजें अब समय के साथ बदल रहा है और लोग जागरूक हो रहे हैं। लोग आपसे सवाल पूछेंगे, और ये बोल के न्यायपालिका ना निकले ना कि न्यायपालिका से कोई सवाल नहीं कर सकता। हमारे देश में संविधान के 3 प्रमुख अंग है, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। और जब कार्यपालिका और विधायिका से लोग सवाल कर सकते हैं, लोग उसकी आलोचना करने का अधिकार है, तो सरकार का ही अंग है, सरकार का ही अंग है न्यायपालिका भी, तो इस भाग का भी आलोचना होगा ही। और एक कोई गैर संवैधानिक नहीं है। आप जो फैसला दोगे उसके बारे में लोग सवाल करेंगे, उनका संवैधानिक अधिकार है और नैतिक अधिकार तो है ही, लेकिन इस मामले में कुछ लोग उसको अलग तरीके से ले लेंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से देखा जाए तो जो जस्टिस बी.आर. गवई का है जो बात है कि बुलडोजर का शासन नहीं चलता, अरे बुलडोजर के शासन के कारण लोगों के अंदर कानून के प्रति, बुलडोजर के प्रति, कानून के प्रति एक सम्मान विश्वास जगा है। कोई व्यक्ति अवैध तरीके से किसी का जमीन हड़प के बड़े बड़े बिल्डिंगें तान देता है जो वैध नहीं है, वो बुलडोजर जब उसको तोड़ता है तो एक आम आदमी को लगता है चलो वो तोड़ गया, अब मेरा कोई जमीन हड़प के बड़ा बिल्डिंग बनाने की हिम्मत नहीं करेगा। अरे कोई आतंकी घटना को अंजाम देता है तो उसके अवैध निर्माण को तोड़ते हैं, उसके घर का निर्माण नहीं तोड़ते। ये जो भाषण जो लोग देते हैं ना कि कोई एक व्यक्ति अगर गलत किया तो उसके घर के सदस्यों की क्या गलती, उसका घर तोड़ो, नहीं भैया, उस व्यक्ति का घर नहीं तोड़ा जाता है, उस व्यक्ति का अवैध घर तोड़ा जाता है। अवैध घर का मतलब सुन लीजिए, उसके बाद ना कागज है, ना कलम है, ना कुछ कागजात वगैरह नहीं है, ऐसे ही तान लिया, उस घर को तोड़ते हैं। घर को तोड़ने का अधिकार तो किसी का है ही नहीं कायदे से माना जाए, उसके अवैध घर को तोड़ते हैं ताकि बाद में कोई इस टाइप की घटनाओं को इंजाम न दे सके। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि जस्टिस बी.आर. गवई
कि इस चीज का मैं अच्छा विश्लेषण किया होगा और आप इस बात से कितना सहमत हो वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए, एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।